हाय फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। थोड़ा बहुत हमने हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी देखा था। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत अलग अलग टाइप होते हैं, उस टाइप को हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। तो पहला है आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। एनर्जी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी की हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात नहीं करेंगे, जो आपके इंडिविजुअल के बाद वो एनर्जी नहीं, हम एनर्जी यहाँ पे ओवरऑल देश के डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे। एनर्जी मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपको एनर्जी दे दे, है ना, आपको जो आपको बढ़ावा देने, आपको आगे बढ़ने में मदद करे। जैसे कि फ्यूअल्स हो गए, पेट्रोल, है ना, फ्यूअल्स, पेट्रोल, डीजल ये हो गए, या ऑयल हो गया, या जो ऐसे कोई भी चीज़ जो आपकी इंजन को चलाने के लिए ज़रूरी यहाँ पे होता है। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क that permits large scale energy transmission from producer to consumer as well as energy flow direction and management। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? ऐसी भौतिक फैसिलिटी, ऐसी फिजिकल फैसिलिटीज होती है जो क्या करती है, जो एनर्जी यहाँ पे पैदा करता है, जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए कंपनी ए है, जो आपके घर में लाइट आती है, जो आपको आपकी गाड़ी में आप लोग पेट्रोल डालते हो, वो कहाँ से आता है? आप पेट्रोल पंप से खरीदते हो, लेकिन पेट्रोल पंप पे कहाँ से आता है? वहाँ पे किसी पाइपलाइन से ही आता होगा ना। तो वो पाइपलाइन को हम बोलेंगे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके घर में लाइट आती है, लेकिन लाइट कहाँ से आती है? जो बड़े बड़े खंभे यहाँ बाहर लगे हुए होते हैं, जो वायरिंग यहाँ पे लगी होती है, जो तो वहां से आपके वो क्या है? वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? ऐसा फिजिकल फ्रेमवर्क होता है जो एनर्जी को पैदा करने वाले से लेके जो उसे यूज करने वाला है, जैसे हम जैसे लोग हैं, उन तक पहुंचाने का जो काम करता है, जो जो जिम्मेदारी लेता है कि हाँ मैं पहुंचाऊंगा लाइट उन तक, या जो पेट्रोल फ्यूल में उन तक, उसे हम लोग बोलेंगे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उस मैनेजमेंट को भी वही बोलेंगे, ठीक है। मेनी कंपोनेंट्स मेकअप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है ना, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि नेचुरल गैस पाइपलाइन, आप लोग सीएनजी भराते हो पेट्रोल पंप पे जाके, तो सीएनजी भी आपने देखा होगी पाइपलाइन होती है बड़ी बड़ी। या अभी आजकल तो क्या है ना, घर में भी गैस की काफी काफी लोगों के घर में तो गैस की सीधे पाइपलाइन लगी हुई है। ये क्या है? ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेचुरल गैस पाइपलाइन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल्स, petroleum pipelines, specialized coal handling facilities for washing, storing, and transporting coal, renewable energy infrastructure such as wind power, solar power, hydro power। मतलब एनर्जी मतलब क्या है कि जो यहाँ पे आपके देश को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए यहाँ पे जो भी ईंधन चाहिए आपको, वो जनरेट करने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए, उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जो भौतिक फैसिलिटी आपको दी गई है, जो पाइपलाइन आप लोग बनाते हो, वो होती है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि नेचुरल गैस पाइपलाइन हो गए, आपके सीएनजी हो गए, या जो भी आपके घर में आप लोग गैस यूज करते हो वो हो गया, एलपीजी गैस हो गया। स्टोरेज, उसे स्टोर करने के लिए जो आपको गोडाउन, आपको जो गोडाउन नहीं बोलेंगे उसे, या जो भी उनका एरिया होगा, जो फिजिकल फैसिलिटी वो हो गए। जो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं वो हो गए, पेट्रोल पंप्स हो गए। स्पेशलाइज्ड कोल हैंडलिंग फैसिलिटीज, कोल भी क्या है? कोल को यूज करके हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं। तो उसे कैसे हैंडल करना है, उसे कहाँ पे रखना है, कैसे धोना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने काफी बार देखा होगा कि अभी क्या है ना, सभी लोगों के घर पे ऐसे रिन्यूएबल सोलर पैनल लगे हुए होते हैं ना, वो क्या है? आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको एनर्जी जनरेट करके दे, आपको एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद कर दे, स्टोर करने के लिए मदद कर दे, वो होता है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर ये रिन्यूएबल एनर्जी टाइप है फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कभी खत्म नहीं होगी, है ना। जो अभी हम लोग पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं, सीएनजी यूज कर रहे हैं, वो क्या है? वो खत्म होने वाली चीज है, क्योंकि उसका जो रिसोर्स है, मतलब जो जमीन से हम लोग निकालते हैं, उससे पता नहीं कब आगे आगे जाते खत्म हो जाएगा। लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है जिसे हम बार बार क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि वाइंड पावर, है ना। हवा, हवा से हम लोग क्या करते हैं? पवन चक्की आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वहाँ पे ऐसे पवन चक्की लगी हुई होती है। उनसे हम लोग एनर्जी तैयार कर सकते हैं। सोलर पावर सूरज की किरणों से तैयार कर सकते हैं। हाइड्रो पावर पानी से। ये क्या है? ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं होगी, उनसे जो हम लोग पावर यूज करते हैं। फिर जियोथर्मल मतलब क्या कि जमीन के अंदर जो हीट है उससे हम जो पावर जनरेट कर सकते हैं। बायोमास या बायोफ्यूल, जो गाय या भैंस का गोबर होता है, जो ऐसे बड़ी बड़ी टंकियों में डाल के उससे उसे भी गैस यहाँ पे जनरेट किया जाता है। अब रिन्यूएबल एनर्जी जो है वह उसमें हमारा इंडिया काफ़ी आगे है।
India has achieved a cumulative installed renewable energy capacity of 92.54 गीगावाट। अब बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी में जो रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे हिस्सा है वो कितना है ना, 92.54 गीगावाट है। मतलब हम लोग काफ़ी हद तक जो है रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके यहाँ पे लाइट या एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम अप्रैल 14 to January 21, the installed renewable energy capacity of India has increased by 2.5 times, and in the same period the installed solar energy capacity has increased 15 टाइम्स। तो बोल रहे हैं कि जो अप्रैल 2014 से लेके जनवरी 2021 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी का हमारे देश में जो कैपेसिटी है एनर्जी जनरेट करने का, वो 2.5 गुना बढ़ गया है ना। मतलब अगर मान लीजिए कि अप्रैल 2014 में अगर हम लोग 10 गीगावाट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे थे, तो 2021 में हम लोग कितना कर रहे हैं, 25 गीगावाट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसी दौरान अगर हम लोग बात करें जो सोलर एनर्जी है, मतलब कि सूरज की किरणों को यूज करके जो एनर्जी हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, वो 15 टाइम्स बढ़ गई। मतलब देखिए कितना बढ़ गया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमने लगाए ना। सोलर पैनल हमने इस पे सोलर पैनल पे हम लोगों ने सब्सिडी दे दी, या बहुत सारे, क्योंकि ये क्या है ना, ये सबसे लो कॉस्ट और सभी लोगों को अवेलेबल होने वाली, सूरज की किरणें सबके घर पे आती है, तो ये लो कॉस्ट है और आपको अवेलेबल भी आसानी से हो जाती है। तो इसका यूज आजकल हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ग्लोबली टुडे इंडिया स्टैंड फोर्थ इन renewable energy power capacity, फोर्थ इन वाइंड पावर एंड फिफ्थ इन सोलर पावर कैपेसिटी। तो यहाँ पे हमारी इंडिया की रैंक दी गई है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इंडिया किस एनर्जी में कितना नंबर 1 या कितने नंबर पे है, ये आपको याद नहीं रखना है। ये डेटा जो है वो बार बार चेंज होता रहता है, तो इसे हम लोग याद नहीं रखेंगे। तो अगला इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा कि वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, देखिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वाटर मैनेजमेंट हो, चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये काम क्या करता है कि जो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बता रखा है, उसे मैनेज करना, स्टोर करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ये सारे काम कौन करता है, ये हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको यही देखने को मिलेगा। वाटर मैनेजमेंट में क्या होता है कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, आपको पीने का पानी जो आपके जो जो आपका एरिया है, जो आप अगर आप सिटी में रहते हो, अगर आपका पीने का पानी आता है, तो वो पानी कहाँ से आता है, नल से आता है ना, वो हो गया। वेस्ट वाटर कलेक्शन एंड डिस्पोजल, अगर आपके शहर में जो खराब पानी है, जो गंदा पानी है, उसे आप डिस्पोज कैसे करते हो ना, जो नदी नालियों में, जो आप लोग नदी नालियों में नहीं बोल सकते, जो गंदा पानी होता है वहाँ पे, तो उसे शहर से दूर ले जाने के लिए बड़ी बड़ी यहाँ पे नाले लगे हुए होते हैं, वो भी क्या है ना, वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है। फिर ड्रेनेज सिस्टम, मेजर इरिगेशन सिस्टम्स। ये इरिगेशन सिस्टम मतलब क्या होता है ना कि जो तालाब आप लोग बनाते हो, बड़े बड़े कैनल्स बनाते हो, है ना, जो किसान लोग हैं उनको खेती को पानी देने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट थ्रू जो रिजर्व तालाब या कैनल्स बना रखे हैं, वो भी क्या है, वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसी कोई भी चीज जो वाटर को स्टोर करे, जो वाटर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, वो सारे आती है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो untreated sewage waste is one of the major causes of surface water and groundwater pollution in India। तो हमारे देश में क्या है ना कि जमीन के ऊपर जितना भी पानी है या अंदर जितना भी पानी है, वो क्या है ना, वो खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि अनट्रीटेड सेवेज वेस्ट, काफी सारी कंपनीज क्या करती है, जो चीजें प्रोड्यूस करने के बाद जो गंदा पानी होता है, वो नदी नालियों में वैसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपने काफी बार देखा होगा कि नदी नालियों में से ऊपर ना प्लास्टिक आ जाता है ऊपर से, और पानी भी इतना गंदा होता है। तो ये क्यों है, क्योंकि ये क्या है ना कि अनट्रीट, मतलब जिसपे कोई ट्रीटमेंट नहीं की है, वैसे ही गंदा गंदा नदी में छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है वाटर में। The Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 was the first legislative measure taken to directly address the issue of water pollution and conservation in the country। अब बोल रहे हैं कि इतना गंदा पानी हमारी नदी नाली में हम लोग छोड़ नहीं सकते, तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार ने 1974 में एक एक्ट लेके आई थी कि दी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, कंट्रोल पोल्यूशन को हमें कम करना है या तो होने ही नहीं देना है। तो इसके लिए काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए। This act provides for establishing central and state pollution control boards responsible for the prevention and control of the water pollution। तो इस एक्ट के तहत दो बोर्ड को यहाँ पे बनाया गया था, एक तो था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और दूसरा था स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, जो कि जिम्मेदार थे कि जो भी उनके एरिया में वाटर कंजर्वेशन या जो भी वाटर रिजर्वायर्स होते हैं, या उनको उनको पोल्यूशन, उनको खराब होने से बचाना है ना, उनको पोल्यूट नहीं होने देना है, उनको खराब नहीं होने देना है।
These institutions also function to provide economical, reliable, and innovative wastewater management, utilization, and disposal methods. तो बोल रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई हमने स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, वो जिम्मेदार थी किस बात के लिए, कि उनको इकोनॉमिकल मतलब जो सस्ता है, जो हम जिसे हम अफोर्ड कर सकते हैं, जो सस्ता है, जो रिलायबल है, मतलब जो इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब इस चीज़ से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ना, सिर्फ सपनों की बात नहीं है, एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और इनोवेटिव नए नए ऐसे रिसर्च करने हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, जो खराब पानी है उसे अच्छा कर सके, उसको रीयूटिलाइज कर सके, और जिसको डिस्पोज अगर हम कर भी देना तो नदियों नाले में नहीं करिए, ऐसे जगह पर करेंगे जहाँ पे उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। It regulates the wastewater discharge into water bodies and takes preventive and remedial measures to check the pollution। तो ये बॉडीज क्या करेगी ना, ये जो दो बॉडीज हमने बताई वो क्या करेगी, जो वेस्ट वाटर, जो खराब पानी डिस्पोज कर रहे हैं हम अच्छे पानी के तालाब में, उसे वो कम करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे, और पोल्यूशन को चेक मिलाने के बाद पोल्यूशन कंट्रोल करने के यहाँ पे अलग अलग मेजर्स लेंगे, है ना। तो तीसरे नंबर पे आता है आपका, जो दो हमने देखे उसमें कुछ स्पेशल है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जैसा, तो ये जो है आपका ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब नाम से आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कि एक आदमी की बात दूसरे आदमी तक पहुंचाने के लिए आपको जो भी फैसिलिटीज मिलेगी, फिजिकल फैसिलिटीज, उसे हम बोलेंगे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। Communication infrastructure includes postal services, telephone networks, including mobile phone networks, television, radio broadcast stations, the internet communication satellites, and so on। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है कि एक आदमी की बात दूसरे आदमी तक पहुंचाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, जो जो मीडियम आपको चाहिए होता है, वो सारे ये एग्जाम्पल्स है। Few of the initiatives taken by the government to boost in communication infrastructure in India। तो हमारे देश में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कुछ इनिशिएटिव हमारे सरकार द्वारा लिए गए हैं, तो वो क्या क्या है वो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो एफडीआई क्या होता है, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। आगे आपका चैप्टर है, लेकिन अभी यहाँ पे बता दो कि एफडीआई मतलब क्या होता है। कोई किसी दूसरे देश की कंपनी हो या किसी दूसरे देश का आदमी है, मान लीजिए यूएस का आदमी है, ये मिस्टर ए है, इसने हमारी रिलायंस कंपनी, हमारी इंडिया की कंपनी है रिलायंस कंपनी, इसके शेयर खरीद लिए। सिर्फ शेयर ही नहीं खरीदे, इसने रिलायंस कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा ले लिया। जब भी रिलायंस कंपनी को कोई नई पॉलिसी लानी होती है, नई प्रोडक्ट बनाना होता है, तो उन्हें मिस्टर ए को बताना पड़ेगा, उनका जो व्यू है, उनका जो डिसीजन है, उसे कंसिडर करना पड़ेगा। उनको जब भी मीटिंग होती है तो उनको वहाँ पे बुलाना पड़ेगा, उसे बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई इन द टेलीकॉम सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीज टू 100% फ्रॉम 74%। तो टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई की लिमिट सबसे पहले कितनी थी, तो 74% थी, लेकिन उसे हटा के अभी 100% यहाँ पे कर दिया है। मतलब किसी दूसरे देश की कंपनी हमारी जो टेलीकॉम कंपनीज है उनमें 100% यहाँ पे मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकती है। In 2022, the government approved the production incentive scheme फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। तो हमने पीएलआई देखा एमएसएमईज में क्या होता है, वही वही डेफिनेशन यहाँ पे भी लागू होगी कि पीएलआई मतलब क्या होता है, कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन इंसेंटिव जो है वो मनी के फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको टैक्स में कंसेशन दिया जाएगा, आपको इंपोर्ट लेवीज आप पे नहीं लगाई जाएगी, या आपको जो सब्सिडीज होती है उनको उनको तहत आपको अच्छी अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी, आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, लेकिन किसने, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज होती है उनको यहाँ पे इंसेंटिव ये देने वाले हैं, क्योंकि बात ये है ना कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए इसके तहत ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे दे रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस लॉन्च तरंग संचार, a web portal sharing information on mobile towers and EMF emission compliances। तो बोल रहे हैं कि ये तरंग संचार क्या है ना, ये एक वेबसाइट होती है, आप अपने मोबाइल पे भी इसे खोल सकते हो। कि इस वेबसाइट पे अगर आप लोग जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके जो आसपास का एरिया है, यहाँ पे कौन कौन से टावर है, उस टावर में कौन कौन सी सर्विसेज है, वो आप लोग देख सकते हो। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो भी आप देख सकते हो। ये क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी की वजह से क्या होता है, जो पंछी होते हैं या जो भी पंछियों को ज़्यादातर ये हार्म करते हैं ना, तो उसकी लेवल कितनी है वो भी आप इस तरंग संचार पोर्टल से देख सकते हैं। The government has approved a project at cost of 20,000 crores for creating a national optical fiber network which will provide broadband connectivity
to 2.5 lakh gram panchayats for various applications like e-health, e-education and e-governance. अब क्या है ना कि ये जो प्रोजेक्ट है ना कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ये बनाया क्यों था? क्योंकि जो रूरल एरिया है ना, इसका मतलब ही यही था कि रूरल एरिया तक हमें इंटरनेट कनेक्शन को लेके जाना है। लोग जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, जो यूथ लोग हैं हमारे, उनको फास्ट इंटरनेट एक्सेस यहाँ पे फास्ट जो नेटवर्क फैसिलिटी है वो यहाँ पे देनी थी, है ना? ताकि जो है ना वो क्या जो यूथ लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन रूरल एरिया में है, उनको अच्छी खासी फैसिलिटी नहीं मिल रही नेटवर्क की, तो उन तक हम लोग नेटवर्क पहुंचाएंगे ताकि वो भी दुनिया भर में या दुनिया भर से जुड़ सके, है ना, बाकी लोगों से यहाँ से इंटरनेट थ्रू जुड़ सके। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क केबल थी, जो पहले पुराने वाले नेटवर्क थे हमारे, उनको ही थोड़ा और एक्सपांड कर दिया और पंचायत लेवल पे यहाँ पे कर दिया था। तो इसको यूज करके 2.5 लाख ग्राम पंचायत को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया था, ताकि जो रूरल एरियाज में हम लोग फैसिलिटीज देंगे, जो हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, गवर्नेंस रिलेटेड, उसको भी यहाँ पे वो अच्छे से मैनेज कर सके और लोगों को वहाँ के इंटरनेट फैसिलिटी भी मिल सके। फिर आता है चौथे नंबर पे आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ना? क्रिटिकल ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द एसेट्स ऑन विच द ब्रॉडर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट आर रेफर्ड टू एज द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसा एसेट होता है, ऐसी पूंजी होती है जिसपे इकोनॉमी आपकी डिपेंड होती है। हाँ, जैसे कि हमारे देश की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत सारे आ जाती है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई एक नहीं है, हर एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड होती है। तो हर सेक्टर जो है, जो हर इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो क्रिटिकल होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गैस प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टेलीकम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स जैसे कि फ्यूल सप्लाई, रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट्स, इनलैंड शिपिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, पुलिस, मिलिट्री, ये सारी क्या है? ये सारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना? सभी चीजें जरूरी है। अगर एग्रीकल्चर को क्रिटिकल नहीं बोलेंगे तो खाएंगे क्या? अगर पुलिस को इम्पोर्टेंट नहीं बोलेंगे तो लॉ लॉ को कौन कंट्रोल करेगा? लॉ जो है वो इन्फोर्स कौन करेगा? अगर हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज को क्रिटिकल नहीं बोलेंगे तो यहाँ पे बैंकिंग जो लोगों को यहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटीज मिल रही है, जो उनके यहाँ पे इकोनॉमिक जो लेन देन हो रही है वो कैसे होगी? मतलब हर एक सेक्टर पे हमारी इंडियन इकोनॉमी ऐसी है ना, जो हर एक सेक्टर पे डिपेंड है। तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल है। फिर आता है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ कंसेप्ट दैट हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट ना। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि नेचर से रिलेटेड है। द लाइफ सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स आर एम्फसाइज्ड। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे इकोसिस्टम पे, ऐसे ऐसे एरियाज में हम लोग फोकस करेंगे जो हमारे लाइफ सपोर्ट सर्विसेज, मतलब जिनके बिना मतलब जाहिर सी बात है कि पर्यावरण के बिना हम लोग तो वैसे भी जी नहीं सकते ना, कि सभी तो आपकी जो बेसिक जीने की चीजें होती है वो आपको पर्यावरण से ही मिलती है। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के? जैसे कि ग्रीन बेल्ट हो गए। ग्रीन बेल्ट आपने काफी बार देखा होगा, ऐसे एरियाज होते हैं बहुत सारे, ये एकर्स में होते हैं ना, हजार ऑफ एकर्स में होते हैं कि यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पौधे, यहाँ पे वो एरिया जो है ना वो डेडिकेटेड होता है ना, वहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, कंपनीज लगाने के लिए मना होता है। तो वो हो गए आपके ग्रीन बेल्ट हो गए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, जो ऐसे कुछ स्पेशल जो पंछी होते हैं या जो प्राणी होते हैं जो बंद होने, जो खत्म होने की कगार पे होते हैं, तो उनको वहाँ पे सेव किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर सेंचुरीज होती है या एलिफेंट सेंचुरीज होती है। इसी एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज है ना। एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज मतलब कि जहाँ पे आप लोग बिल्डिंगे नहीं लगा सकते हो। टाइगर, लायन एंड एलिफेंट रिजर्व्स, बर्ड सेंचुरीज एंड दी कंजर्वेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स है ना। वेस्टर्न घाट भी ये क्या है? ये आपका ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ा एरिया है कि जिसे आप मतलब वहाँ पे आप डेवलपमेंट की बात तो छोड़ ही दो, जो वहाँ पे अगर आप लोग जाना भी चाहो ना वैसे भी, तो भी वहाँ पे जाने से लोग बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा बहुत डरते वहाँ जाने से। तो चलिए एक बार क्विक रिवाइज कर लेंगे। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो आपका पेट्रोल प्रोडक्ट्स होते हैं या जो भी आपके ईंधन होते हैं, सीएनजी होती है, आपकी एलपीजी गैसेस होते हैं, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो फिजिकल फैसिलिटी आपको चाहिए उसे हम लोग बोलेंगे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सबको पता है हमारे कि जो ऐसी चीज़ें ऐसी एनर्जी जो कभी भी खत्म ना होने वाला हो, खत्म ना हो, जैसे कि कुछ सूरज की किरणें हो गई या यहाँ पे बायोफ्यूल हो गया,
या वाइंड पावर हो गया, जो हवा से हम लोग बिजली बनाते हैं वो हो गया। तो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा देश जो है वो काफ़ी हद तक अब जो है ना वो आगे है। और यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग दी गई है कि कौन-कौन सी एनर्जी जनरेशन में इंडिया कितने नंबर पे है। वाटर मैनेजमेंट में हम लोग देखा कि वाटर को स्टोर करने से लेके, वाटर को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने से लेके उसका जो मैनेजमेंट दिखता है, उसे हम लोग बोलेंगे वाटर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी ऐसी बातें देखी कि जो खराब पानी है उसे डिस्पोज कैसे करेंगे। उसके लिए सरकार ने एक एक्ट लाया था, द वाटर एक्ट 1974 में लाया था। तो उसके तहत दो यहाँ पे बोर्ड बनाए गए थे, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। तो वो कंट्रोल करते थे, वो देखते थे कि जो जो एरिया उनको दिया गया है उस एरिया में पानी गंदा ना हो। अगर अलग अलग उनको ऐसे पॉलिसीज या ऐसे मेजर्स लेने थे जो कि सस्ते हैं, जो रिलायबल है, जो इम्प्लीमेंट करने में आसान है, या उनको रेगुलेट करना था। जो गंदा पानी है उसे कैसे डिस्पोज करेंगे, कहाँ डिस्पोज करेंगे, वो सारे डिसीजन उनको यहाँ पे लेने थे। फिर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा कि एक आदमी के बाद दूसरे आदमी तक पहुंचाने के लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपको बेसिक फैसिलिटी चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो कुछ नए नए इनिशिएटिव लाए थे, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसे 74% से लेकर 100% यहाँ पे कर दिया था। 2020 में सरकार ने पीएलआई लाई थी, प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम लाई थी। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग थे, जो मोबाइल्स बनाते थे या जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें बनाते थे, उनके लिए जो कंपनीज थी उनको यहाँ पे पीएलआई दिया गया था। फिर गवर्नमेंट तरंग संचार ऐप एक लेके आई थी। उसके बाद हमने देखा कि एक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई थी, ताकि रूरल एरिया में जो लोग हैं उनको फास्ट है ना, उनको इंटरनेट एक्सेस जो है वो फास्ट यहाँ पे मिल सके। फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जिसपे हम इकोनॉमी किसी देश की डिपेंड होती है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये नेचर से रिलेटेड होते हैं, ज़्यादा नेचुरल इन्वायरमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रीन बेल्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, जो इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज होते हैं, या जो कंजर्वेशन, जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है आपके ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पार्ट 2 खत्म होता है। अगर आपको लगता है कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन या कुछ भी चेंजेस अगर वीडियो में होने चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।